मैं बोल देता हूँ एक बार, इनके 5 क्वेश्चंस देखो, कभी भी जेई वाले कभी भी ऑप्शनल नहीं रख सकते बेटा, ये बहुत बड़ी बात है इस बार कि उन्होंने 5 क्वेश्चन ऑप्शनल रखे हैं, ठीक है। तो उसका देखो मेन कारण है, उसका मेन कारण ये है कि जैसे क्या होता है कि तुम लोग पेपर दे रहे हो, है ना, तुम लोगों का गुजरात बोर्ड ने 70% कोर्स कर दिया, है ना। और फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो सरफेस केमिस्ट्री में कैटालिसिस वाला पार्ट हटा दिया, जो भी हम पढ़ रहे हैं, है ना, कैटालिसिस वाला पार्ट हटा दिया। वहीं पे मान लो एक राजस्थान बोर्ड है, और राजस्थान बोर्ड ने भी 30% रिड्यूस किया है, उसका भी 30% है, और उन्होंने सरफेस केमिस्ट्री में एड्सॉर्प्शन हटा दिया, ठीक है, कैटालिसिस नहीं हटा है। तो जेई वाले किसको कंसीडर करें यार, अब इन्होंने तो ये हटा दिया है, इन्होंने ये हटा दिया है, ऐसा तो है नहीं। सीबीएसई चलो सेंट्रल है, उसने तो पूरे इंडिया के एक ही हटाया, लेकिन बाकी स्टेट गवर्नमेंट ने तो अपने अपने हिसाब से हटा दिए ना। तो ऐसे में इन लोगों ने ये कहा है कि हम सारे बोर्ड को कंसीडर करते हुए ऐसा पेपर बनाएंगे 30 क्वेश्चन में से कि किसी भी बोर्ड का बच्चा जो होगा ना, उसका 70% में 25 क्वेश्चन आ जाएंगे, यानी वो 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा अपने 70 के हिसाब से, अगर वो 70% करता है तो अल्टीमेटली अगर हम ओके 70 पर सर। आइडिया पड़ा या नहीं पड़ा? यस सर। यस सर। मतलब अगर तुम लोग 70% कोर्स करके जाने के मूड में हो, तो अगर तुम 70% कोर्स करते हो तो यू आर ओनली एबल टू अटेम्प्ट 25 क्वेश्चंस। और मान लो कि अगर 24 भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो ना, उनमें से 6 क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स हो गए, तो तुम कुछ क्लेम नहीं कर सकते। तो ये एक बात है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर तुम 100% कोर्स करके जा रहे हो, ठीक है, और 100% कोर्स में तुमने 30 क्वेश्चंस तुम्हारे सामने आए, और तुम्हारी 100 में से 50% की एफिशिएंसी भी निकल गई ना बेटा, तो तुम आराम से 160-70 नंबर अचीव कर जाओगे वहां पे, तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा बेटा। एक एक क्वेश्चन से बहुत डिफरेंस आता है, यहाँ पे तो 5 क्वेश्चंस बोल दिया उन्होंने, और जिसमें नेगेटिव भी नहीं है। मान लो कोई आसान इजी गोइंग क्वेश्चंस आ गया, फिर बेस्ट है कि पूरे पे ही ध्यान दो तो अच्छा। अरे कौन है स्मिथ? बेटा माइक बंद कर। चलो हम आगे करते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो बोल दो। हाँ, एक बार था, अभी भी 2 बच्चों का मैसेज आया, सर कौन सा अटेम्प्ट ले, मतलब सारे अटेम्प्ट के भर दें या कोई एक अटेम्प्ट लें? तो देख यार, एक चीज समझ, फेब में है, मार्च में है, अप्रैल में है, और मई में है, इन 4 में है। मई में तो तुम्हारे बोर्ड होंगे, है ना, ये बात ध्यान रखना, स्कूल जो बोर्ड्स होने वाले हैं वो गवर्नमेंट मई में ही लेगी, ये बिल्कुल मत सोचना मई से जून कर देगी, बहुत कम चांसेस है। पता है इस बार इन लोगों को वो कहते हैं ना, शेर के मुंह खून लग गया है, मतलब इन लोगों को वो एक तरीका पता चल चुका है कि बच्चे का कोर्स रिड्यूस करो और ले लो, तो वो चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। अब बोर्ड वाले जून में लेंगे या मई में लेंगे, जब भी लेंगे तो मई वाला अटेम्प्ट तो तुम्हारा वैसे ही खराब हो जाता है, क्योंकि जब किसी भी कोई भी स्टूडेंट है, तुम ही नहीं, कोई भी स्टूडेंट अगर है, चाहे वो जेई टॉपर ही क्यों ना है, जब उसके सामने बोर्ड और जेई का ऑप्शन आता है ना बेटा, वो उसकी पहली प्रेफरेंस बोर्ड हो जाती है, तो सेकेंडरी प्रेफरेंस में जेई में चला जाता है। तो ऐसे में तुम बिल्कुल चांस नहीं ले सकते। तो मई वाला अटेम्प्ट तो वैसे ही खराब है। फेब वाले अटेम्प्ट में क्या होगा कि कुछ चीजों में कोर्स कहीं होगा, कि कुछ चीजों में कोर्स कहीं होगा, तो अल्टीमेटली मार्च और अप्रैल तुम्हारे गोल्डन वाले चांसेस हैं। तो ये गोल्डन चांस है जिन पे तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि पर्टिकुलरली अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, तो केमिस्ट्री का तुम्हारे फैब आते आते कोर्स हो जाएगा खत्म। तो यहाँ पे तुम लोग आराम से मार्च या अप्रैल वाले अटेम्प्ट के लिए अच्छी खासी तैयारी कर सकते, बस प्रोवाइडेड 11th भी है, तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दे देना। और मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरी बात ध्यान देना, मैं मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, ऐसी बातें कहीं पढ़ी नहीं है। कि इस बात देखो, बेसिकली होता क्या है, जो एक पेपर आता है वो 50-50% होता है, 50% 11th होता है, 50% 12th होता है ना, 2-5% आगे पीछे होता है। जेई में मान लो 25 क्वेश्चन होते हैं, तो ऑलमोस्ट 12-13 क्वेश्चन यहाँ होते हैं, 12-13 क्वेश्चन 11th से, 12-13 12th से। इस बार मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली 11th का सेगमेंट हाई होने वाला है,
11th का वेटेज थोड़ा ज्यादा होने वाला है इस साल, क्योंकि तुम लोगों ने 11th तो पूरा पढ़ा ही है, तो 11th वाले को वो पूरा कंसीडर करेंगे और 12th वाले को कम, तो 11th वाले पे ज्यादा वेटेज आ सकती है, इसलिए 11th पे ध्यान दो। तो मेन सवाल ये था ना कि सर चारों में से कौन सा अटेम्प्ट करें, तो देखो मेरा पर्सनल सजेशन है भाई, ठीक है सर 650 का ही तो फॉर्म है, इंटू 4 कर दो, क्या दिक्कत है, 2600 रुपये होते हैं, अपन पे बहुत पैसा है, कोई दिक्कत नहीं, तो भर दो बेटा, फिर तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा देखना है कि नहीं सर ऐसा नहीं भरना है, ऐसे में अगर कोई बच्चे दोनों पेपर के लिए जाता है तो फिर 5200 रुपये होते हैं ना। और अगर कोई ये कहता है कि नहीं सर एक ही भरना है या 2 ही अटेम्प्ट लेने हैं, तो 2 अटेम्प्ट के लिए बेस्ट टाइम है बेटा मार्च एंड अप्रैल। ठीक है, मार्च अप्रैल बेस्ट टाइम। ठीक है, यस चलो। यस सर। મારા ફોનમાં છે ને हाँ जी, चलो हम लोग अपना करें आगे। आज का लेक्चर बड़ा बोरिंग सा होने वाला है, तो इसको खत्म करते हैं ताकि नेक्स्ट में कोलोइडल वगैरह थोड़ा स्टार्ट हो सके। लास्ट लेक्चर में मुझे जहां तक याद है एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी पे बात की थी, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। आज बात करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ऐसे लिखेंगे शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस या कैटलिस्ट। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट इसमें लिखेंगे लिखेंगे द एफिशिएंसी ऑफ अ कैटलिस्ट, the efficiency of a catalyst depends upon its shape, depends upon its shape, full stop. More porous structure, more porous structure of a catalyst increases its efficiency, increases its efficiency. More porous structure of a catalyst increases its efficiency. बोलने का मतलब क्या हो गया भाई, कि जितना ज्यादा पोरस स्ट्रक्चर होगा उतनी ज्यादा एफिशिएंसी हो जाएगी। यार अल्टीमेटली ऐसा समझ लो ना कि एक आयरन का ब्लॉक है और एक होता है ना, एक तरीके से बर्तन धोने के लिए कुछ फॉर्म नहीं आता, एक वो एक तरीके का फॉर्म है। ठीक है, दो इसमें इसको पानी में भिगो के बाहर निकालो, इसको पानी में भिगो के बाहर निकालो, तो बताओ किसमें पानी ज्यादा एब्जॉर्ब होगा? सर इसमें ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पोरस है, इसमें छेद ही छेद है, तो पानी है वो उसके छेद में अंदर तक पूरा भर के चला जाए, इसमें नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर पोरस नहीं। तो कहने का मतलब जितना पोरस स्ट्रक्चर होगा भाई, पोरस स्ट्रक्चर जो होगा दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना ज्यादा पोरस स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को डाउट है? मान लो एक ऐसा है और किसी में ऐसा छेद है, एक ऐसा पोरस है, तो देखो इसमें क्या है, पार्टिकल जो आएंगे वो सिर्फ सरफेस पे आ पाएंगे। इसमें क्या होगा, देखो सरफेस पे तो आ ही रहे हैं, उसके अलावा देखो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो जितना पोरस स्ट्रक्चर होगा उतने ज्यादा पार्टिकल आ जाएंगे। एक में मान लो और भी ज्यादा पोरस है, ज्यादा छेद है, तो जितना ज्यादा पोरस स्ट्रक्चर होता चला जाएगा उतने ज्यादा पार्टिकल्स उसके ऊपर आते हुए चले जाएंगे और वो उतना ही अच्छा कैटलिस्ट की तरह काम करे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, ये लिखते रहो साथ के साथ। एक सेकंड, ये लाइट का रिफ्लेक्शन ज्यादा दिख रहा है। अब थोड़ा
अगर हम बात करें जैसे कि पोरस स्ट्रक्चर की बात आई है, तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है दैट इज जियोलाइट। जियोलाइट का मतलब क्या होता है? लाइक का हाइड्रोकार्बन। जैसे कोई जियोलाइट एक कंपाउंड नहीं है, जैसे हाइड्रोकार्बन एक कंपाउंड नहीं है, देयर आर लॉट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, मीथेन है, इथेन है, ठीक है, इथीन है, लॉट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आते हैं। तो वैसे जियोलाइट एक क्लास होती है, जियोलाइट कोई कंपाउंड नहीं है। ये क्या होते हैं? दीज आर द सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स है ना। 11th में हमने एल्यूमिनियम सिलिकेट्स पढ़ा था। नॉर्मली जो अलग अलग पढ़े थे ना, क्रॉस सिलिकेट्स पढ़ा होगा, शीट सिलिकेट, एक्लिकल, ये सारे आते हैं कार्बन में। उसमें 11th में पी ब्लॉक में आता ना, कार्बन फैमिली में। तो दीज आर द सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, है ना। सिलिकेट बेसिकली, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स क्या होते हैं? वो जिसमें एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन की बॉन्ड होती है। दीज आर नोन एज एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। इनको एल्यूमिनियम सिलिकेट कहते हैं। इन सिलिकेट की सबसे अच्छी खासियत क्या होती है? इनका स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इनका स्ट्रक्चर हनी कॉम्ब की तरह होता है। हनी कॉम्ब, एक पोरस हनी कॉम्ब की तरह होता है। मतलब एक तरीके से देखो बेटा, अगर ज्यादा चाहिए तो गूगल कर लेना, वरना मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगी गूगल करके। जैसे इस तरीके का एक हनी कॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर होता है, और ये पूरा ना ऐसे वर्टिकली ऐसे ट्यूब सी बनी होती है, और ये ट्यूब अंदर से पूरी खोखली होती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो खोखली होने के कारण अंदर इतनी जगह मिल जाती है, इतनी जगह मिल जाती है कि कोई भी रिएक्शन इनमें आराम से हो सकती है। तो दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट। इस वजह से ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल की बात करें, जियोलाइट का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमारे कोर्स में है दैट इज ZSM5, है ना। ये बोर्ड में कई बार पूछा गया, द बेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जियोलाइट। तो ZSM5 एक जियोलाइट होता है। और अगर बात करें एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शन की, तो जितनी भी पेट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, पेट्रोकेमिकल रिएक्शन, जैसे मान लो अरब देशों में कच्चा तेल निकलता है ना, काला काला लिक्विड निकलता है, फिर उस लिक्विड में नेचुरल गैस अलग करते हैं, CNG गैस अलग करते हैं, पेट्रोल अलग, डीजल अलग, है ना। तो उस चीजों को अलग अलग करने के लिए पेट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती है। तो उन रिएक्शन में जो बेस्ट कैटलिस्ट होता है वो जियोलाइट होता है। क्यों जियोलाइट होता है? बिकॉज इट्स हैव अ पोरस हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर, जिसके वजह से छोटा सा अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट जो होता है वो अच्छे खासे अमाउंट ऑफ रिएक्शन में यूज आता है। लिख लिया, मिटा दूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कैटालिसिस हमारा खत्म हो गया है। कैटालिसिस के अंदर ही एक सब पार्ट आता है, कैटालिसिस के अंदर ही है सब पार्ट दैट इज एंजाइम। एंजाइम से बेटा बहुत फालतू टॉपिक है हमारे, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट देख लो, है ना। एंजाइम होता क्या है? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मतलब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शंस, बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है। मान लो हमने कुछ खाया तो पेट में एसिडिटी वगैरह होगी, पेट में एसिड निकल रहा है, तो ये सारे काम, ये भी एक प्रोसेस हो रहा है ना, तो ये सारे काम कोई ना कोई एंजाइम्स करते हैं। ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं। और मतलब जो एंजाइम्स होते हैं ये नाइट्रोजन से बेसिकली बने हुए होते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। और नाइट्रोजीनियस ही कंपाउंड हमारे और बायोलॉजिकल में उन्हीं को प्रोटीन्स बोला जाता है। तो बेसिकली जो एंजाइम्स होते हैं दीज आर द प्रोटीन्स इन अवर बॉडी। और ये एक तरीके के केमिकल्स हैं, तो इनको बायोकेमिकल्स भी बोला जाता है, बायोकेमिकल्स। कुछ समझ आ रहा है या बाउंसर जा रहा है?
यार व्हाट Yes, इज sir. आ रहा है सर। व्हाट इज नहीं आ रहा कैटलिस्ट? सर। नहीं आ रहा। अबे आ रहा है सर, आ रहा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या होते हैं? मतलब कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज या डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो भी काम हो रहे होते हैं उन कामों को बढ़ाने या कम करने के लिए, बेसिकली बढ़ाने के लिए होता है। जो काम होते हैं उन्हें एंजाइम्स बोलते हैं ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में काम करते हैं उन्हें एंजाइम कहते हैं। और ये बेसिकली ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी इन्हें बोला जाता है। ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं जो कि प्रोटीन भी इनको बोला जाता है। ये बायोकेमिकल्स भी इनको बोला जाता है। लिखते रहना साथ के साथ। जैसे कुछ एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो इनके जो एग्जांपल हैं जैसे वो होता है ना C12H22O11, है ना। शुगर हमारे पास है, केन शुगर जो होता है। इस केन शुगर में एक एंजाइम हमने डाल दिया इन्वर्टेज। तो ये इन्वर्टेज क्या करता है? इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। These are glucose and these are fructose, है ना। अब इतना तो थोड़ा बहुत आइडिया, ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या होता है। ग्लूकोज आर द एल्डिहाइड्स, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, और फ्रक्टोज आर द हाइड्रोक्सी कीटोन्स, है ना। ऐसे अगर मैं बात करूं, ग्लूकोज ही ले लो, इसी रिएक्शन को कंटिन्यू कर लो। तो C6H12O6, इसके अंदर अगर हम जाइमेज डाल दें, जाइमेज भी एक एंजाइम होता है, तो हमारे पास C2H5OH यानी इथेनॉल की प्रिपरेशन होती है। तो इन्वर्टेज से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से, ये ग्लूकोज होता है ना, फ्रक्टोज नहीं बनाता, ग्लूकोज बनाता। ग्लूकोज में जाइमेज डाल दे तो इथेनॉल बन जाता। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। बेटा नेटवर्क चेक करो थोड़ा। बाकी और किसी को वॉइस का इशू है क्या? नो सर। नो सर। ओके No, बेटा। sir. तो No, ये sir. समझ गए एंजाइम्स क्या है। देखो पता है, एक ना एंजाइम के लिए एक जो सबसे खास बात जो तुम्हें याद रखनी चाहिए वो बस ये है कि जैसे इन्वर्टेज क्या है, व्हाट इज इन्वर्टेज? इन्वर्टेज एक एंजाइम है। अब ये इन्वर्टेज जो होता है, ध्यान देंगे, इन्वर्ट जैसे एफई है, एफई एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है हेबर प्रोसेस में। हेबर प्रोसेस होता है ना, अमोनिया को बनाने का जो मेथड होता है उसे हेबर प्रोसेस कहते हैं। हेबर प्रोसेस में एफई एक कैटलिस्ट है या नहीं है? है तो सर। क्या मैं ये कह सकता हूँ एफई सिर्फ हेबर प्रोसेस में कैटलिस्ट है और कहीं काम नहीं करेगा? नो। नहीं, देयर आर लॉट्स ऑफ रिएक्शन जहां पे एफई एज ए कैटलिस्ट काम करता है। सही बात है। अब वही चीज अगर मैं एंजाइम के लिए बोलूं तो इन्वर्टेज एक एंजाइम है। तो क्या इन्वर्टेज जैसे शुगर को ग्लूकोज बना रहा है, कैसे ऐसे इन्वर्टेज क्या और भी किसी रिएक्शन में एज ए एंजाइम काम करता है? तो इसका आंसर है नहीं। इसका नो। आंसर है नो। उसका कारण मतलब उसका मतलब क्या है कि एंजाइम्स जो होते हैं ना, दे आर हाईली स्पेसिफिक। ये इतने स्पेसिफिक होते हैं कि एक एंजाइम एक ही रिएक्शन को कन्वर्ट करवाता है। मेरी बात समझ में आ गई? पूरे एंजाइम में बस तुम्हें ये बात याद रख लो, मैं तो कह रहा हूं और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ये सिर्फ एक ही काम होता है, कैसे? किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन में ये कन्वर्जन में काम करता है। जैसे ट्रायोसिन होते हैं, पेप्सिन्स होते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ एंजाइम, इनका पर्टिकुलरली एक ही काम होता है। जैसे स्टोमक में हमारे एसिड्स वगैरह को जो पेप्सिन नाम का एक एंजाइम कंट्रोल करता है, इंटेस्टाइन में ट्रायोसिन नाम का एक एंजाइम कंट्रोल करता है। तो अल्टीमेटली इनके एक पर्टिकुलर काम है और ये यहीं पे ही काम करते हैं, इसके अलावा पूरी बॉडी में और कहीं कोई यूज नहीं होता। लिख लो फटाफट ये। लिख लिया सर।
जैसे हमने कैटलिस्ट पढ़ा, लिखना मत ये देखो, जैसे हमने कैटलिस्ट पढ़ा, कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट और डिक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन। फिर हमने इसके साथ पढ़ा था प्रोमोटर्स। प्रमोटर्स, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोमोटर्स? Which increases the efficiency of catalyst. बिल्कुल, प्रोमोटर्स वो होते हैं जो किसी भी कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं या कम करते हैं ना, मतलब कैटलिस्ट की हेल्प करते हैं। ऐसे हमने पढ़ा था पॉइजन, व्हाट डू यू मीन बाय पॉइजन? Efficiency decrease करते हैं। हाँ, सॉरी, प्रोमोटर्स विच इंक्रीज और पॉइजन विच डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट। हाँ या ना? ऐसे ही एंजाइम में भी, Yes sir. ऐसे ही एंजाइम में भी यही चीजें होती हैं। एंजाइम में एक होता है कोएंजाइम, एक होता है कोएंजाइम। कोएंजाइम का मतलब क्या हो गया? विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, जो उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करे। एक होता है इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स मतलब क्या हो गया? विच इनहिबिट, यानी इनहिबिट मतलब रोकना, कम करना, डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। तो लिख लेंगे, अब क्या लिखेंगे? एक ऐसे स्टार लगा के लिख लेंगे, कोएंजाइम, कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स। बड़ा ये चैप्टर है, बस इस चैप्टर को खत्म करते ही वी विल स्टार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वो अच्छा चैप्टर है, ये सब्जेक्टिव है, थोड़ा सा ध्यान देना ही। पी ब्लॉक स्टार्ट हो गया तुम लोगों का? No sir, होने वाला है start. ओके, अभी पॉलीमर चल रहा होगा ऐसा? नहीं सर, खत्म हो गया सर। Nice, sir. Chemistry in daily life. ओके, चलो डॉक्टर बन रहे हो मतलब तुम लोग ऐसा? चलो फटाफट लिखेंगे कोएंजाइम में। है ही डॉक्टर सर। डॉक्टर ही है भाई, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ पढ़ने वाले। टेस्ट कर। सर आप म्यूट हो। 1 मिनट बेटा बस। हाँ जी, कोएंजाइम में क्या लिखेंगे? विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स। इनहिबिटर्स में लिखेंगे विच डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स। चलो ये हो गया। अगला लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। मैं इसको यार शेयर करके करवाता हूँ। दिख रहा है सबको? Yes, sir. देखो Yes बेटा, sir. एक बात क्या करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बैठ के रट्टा मारो, क्योंकि बोर्ड में ये हट चुका है। बोर्ड में होता तो तुम्हें ये याद करना पड़ता। अब कॉम्पिट जेई वेई में तो देखो हो भी सकता है। तो तुम लोग क्या करना, बस एक ये जो ऊपर टेबल दिया हुआ है ना सम एंजाइमेटिक रिएक्शंस का, इसको जरूर एक बार देख के जरूर जाना। जैसे यूरेज क्या करता है, ठीक है, पेप्सिन क्या करता है, माल्टेज क्या करता है, डायस्टेज क्या करता है, जाइमेज क्या करता है, इन्वर्टेज क्या करता है। सिर्फ 6 एंजाइम्स हैं, एक देख के चले जाना बस, ठीक है, क्योंकि ये गुड वगैरह में पूछे जा सकते हैं। अब देखो क्या होता है इसमें, है ना।
चलो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, एक एक करके पहले देखेंगे। पहला मोस्ट, लिखेगा एक भी बच्चा नहीं, सिर्फ समझने पे ध्यान दो। पहला मोस्ट हाईली एफिशिएंट, मोस्ट हाईली एफिशिएंट, कहने का मतलब इनकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा होती है कि एक मॉलिक्यूल जो एंजाइम का होता है दैट कैन ऑक्सीडाइज, मतलब वो क्या करता है, लॉट्स ऑफ हाँ मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक जो मॉलिक्यूल होता है, जैसे एक एंजाइम का कुछ काम होता है ना भाई, एक रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट करता है एक मॉलिक्यूल काफी ज्यादा मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करने की एफिशिएंसी रखता है। ठीक है। दूसरी अगर बात करें हाईली स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक का मतलब जैसे अभी तुम्हें बताया कि भाई एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन करता है, दिस इज हाईली स्पेसिफिक, यानी एक पर्टिकुलर रिएक्शन को करता है। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है। तीसरा अगर देखेंगे तो ऑप्टिमम टेम्परेचर, भाई ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब ये हो गया है कि एक पर्टिकुलर, दोबारा ध्यान देते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब क्या है कि बेटा एक सेकंड होल्ड रखना। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। किसी का कॉल आए तो भी आवाज आती है क्या? नो सर। फिर ठीक है, नहीं सर। चलो। हाँ, देखो अगला क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि दे आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर, यानी कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई कैटलिस्ट काम करता है, फॉर एग्जांपल 300 डिग्री पे काम कर रहा है, तो वो पर्टिकुलरली 300 पे ही काम करेगा। उसका टेम्परेचर अगर तुमने 350 भी कर दिया तो उस कैटलिस्ट ही खत्म, वो एंजाइम ही खत्म हो जाए। मतलब दे आर हाईली सेंसिटिव टूवर्ड देयर टेम्परेचर। उसी तरीके से बात है, दे आर हैविंग ऑप्टिमम पीएच, कहने का मतलब दे आर हाईली सेंसिटिव टू देयर पीएच। अगर उनकी कोई पर्टिकुलर पीएच पे अगर काम कर रहे हो तो वो उसी पीएच पे काम होगा, अदरवाइज उसका जो काम है, जो एफिशिएंसी है, जो वो एंजाइम है, वो एंजाइम ही पूरा खत्म होगा। फिफ्थ पॉइंट इज इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स या कोएंजाइम। एक्टिवेटर्स या कोएंजाइम, जैसे अभी मैंने बताया कि भाई कि कोई कोएंजाइम क्या होता है, जो किसी भी एंजाइम की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, तो उसी तरीके से एक्टिवेटर भी वही काम कर रहा है। तो ये कहते हैं कि जो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम्स या एक्टिवेटर्स, इनकी जो एफिशिएंसी है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। और पांचवा छठा पॉइंट है वो इनहिबिटर्स, जो मैंने बताया था। इनहिबिटर्स मतलब काइंड ऑफ पॉइजन, कि भाई इनहिबिटर्स की प्रेजेंस में इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है,
कम हो जाती है। ठीक है, क्या ये 6 के 6 फंडे समझ आए या नहीं? यस दोनों सर, आ Yes, गए। sir. ठीक है, देखो बोर्ड में तो हट गया है, तो वो बोलने का मतलब ही नहीं है कि तुम लोग इसको ऐसे ध्यान करो कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस, तो वो मतलब नहीं है। बट इसमें क्या होता है कि कंपटीशन में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट, जैसे एक बार जेई में आया हुआ सवाल ही है कि इनमें से कौन सी एंजाइम के लिए बात स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो वो तुम्हें ध्यान होना चाहिए, वहां पे पर्टिकुलरली स्पेसिफिक नेचर को लेके सवाल आया था, उनमें से स्पेसिफिक नेचर वाली स्टेटमेंट सही थी कि एक पर्टिकुलर एंजाइम एक स्पेसिफिक नेचर शो करता है। तो अल्टीमेटली बस तुम्हें ये 6 पॉइंट याद रखने हैं कि हाईली एफिशिएंट है, एक मॉलिक्यूल लाखों मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर सकता है, स्पेसिफिक नेचर है, एक एंजाइम एक ही काम करता है, टेम्परेचर पे दे आर सेंसिटिव, पीएच पे दे आर सेंसिटिव। ठीक है, कोएंजाइम की प्रेजेंस में एफिशिएंसी बढ़ जाती है, पॉइजन की प्रेजेंस में एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये फटाफट ये 6 पॉइंट लिख लो डायरेक्ट। जल्दी से 6 पॉइंट लिख लो। मिटा दूं? यस सर। ओके, लास्ट इज मैकेनिज्म। सब मेरी तरफ ध्यान देंगे। जैसे कैटलिस्ट का क्या मैकेनिज्म होता है, कैटलिस्ट का मैकेनिज्म मान लो इस वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म बता रहा हूँ, अल्टीमेटली कैसे काम करता है ना। इसको हमने एफई की प्रेजेंस में किया, तो ये एफई की एक हम एड्सॉर्बेंट रख देते हैं, फिर इस पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस इसको अट्रैक्ट करके इसके सरफेस पे आके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो जाती है। अट्रैक्ट होने के बाद ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होती हैं, इनकी एनर्जी बढ़ती है, ट्रांजिशन स्टेट एक्वायर कर लेती हैं। ट्रांजिशन स्टेट के बाद दे कंबाइंस टू फॉर्म प्रोडक्ट अमोनिया, और अमोनिया बन के बाहर चला जाता है। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है ना, किया था ना हमने मैकेनिज्म। तो ये इसका एक यस सर। मैकेनिज्म होता है कैटलिस्ट का। तो बात हो रही है एंजाइम का मैकेनिज्म क्या होता है। तो एंजाइम का जो मैकेनिज्म है ना, उसको की लॉक मैकेनिज्म बोला जाता है, की लॉक मैकेनिज्म। दिस इज नोन एज की लॉक मैकेनिज्म। अब की लॉक मैकेनिज्म क्या होता है, बात ध्यान से सुनना है। इसमें ना मैं जबरदस्ती बहुत बड़ा सा नहीं करवा रहा हूँ, एक सीधी सी बात समझना। जैसे अब चोरों वाली बातें मत करना है ना, जो बोल रहा हूँ वही सुनना। एक पर्टिकुलर लॉक है, ताला है, उस ताले की पर्टिकुलरली एक ही चाबी होती है, उस पर्टिकुलर ताले की एक ही चाबी होती है ना। इसमें कोई तुम दूसरी चाबी लगाओ तो क्या ये ताला खुल जाएगा क्या? नो सर। नो सर। यही इसका मैकेनिज्म भी है। ये क्या बोलता है कि एक जो ताला होता है, उस ताले को बोलता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट, है ना। जैसे केमिस्ट्री में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोलते हैं, वैसे ऑर्गेनिक वाले पार्ट में इसको सबस्ट्रेट बोला जाता है। रिएक्टेंट की जगह वी कॉल्ड इट सबस्ट्रेट। उसने कहा एक सबस्ट्रेट है, और इस सबस्ट्रेट को जब ये इसका ताला खुल जाएगा तो हमारा काम पूरा हो गया, है ना भाई। ये ताला है और ये ताला अब खुल गया, मान लो ये ऐसा हो गया ना, ओपन हो गया। तो जब ये ओपन हो जाएगा तो हम इसको कहते हैं ये प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट हो रहा है, यानी ताले की चाबी खोल रहे हैं, मतलब ताले को खोल रहे हैं।
तो खोलने के लिए हमने ये पर्टिकुलर की इसमें लगाई, ये पर्टिकुलर की इसमें लगाई, और इसी की का नाम हमने बोला है एंजाइम। कि ये एंजाइम एक चाबी की तरह काम करता है, सबस्ट्रेट पे लगा, घुमा दिया, ताला खुल गया, यानी सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट बन गया इस एंजाइम से। मान लो ये एंजाइम है, मान लो इन्वर्टेज, तो एक पर्टिकुलर चाबी इसमें लगेगी ना, कोई दूसरी चाबी तो लग ही नहीं सकती, तो एक पर्टिकुलर एंजाइम ही ये काम कर सकता है। नहीं आया? आया सर। पक्का ना? इसी को देखो, अगर कोई और तरीके से बताऊं तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, मान लो ये है एक सबस्ट्रेट, बेटा देखो फिगर कैसी भी बना सकते हैं, मान लो ये एक सबस्ट्रेट है, तो मैं एनसीईआरटी की बनानी है वो बना लेना, ये पर्टिकुलरली एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट के पास ये आया एक एंजाइम, ये एंजाइम, ये दोनों एक दूसरे के पास आए और इस सबस्ट्रेट के पास ये एंजाइम इसके साथ आके जुड़ गया, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, और जब एंजाइम और सबस्ट्रेट मिले तो ताला खुल गया, यानी एक प्रोडक्ट बन गया, और प्रोडक्ट की शेप कुछ और हो गई है, प्रोडक्ट कुछ अलग ही शेप का हो गया, मान लो ये प्रोडक्ट बन गया, है ना, ये प्रोडक्ट बन गया, तो दिस इज प्रोडक्ट। तो अल्टीमेटली मैकेनिज्म क्या हो गया, सबस्ट्रेट एंजाइम से मिलके ई का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और यही एस का कॉम्प्लेक्स बाद में प्रोडक्ट बना। एक बार के लिए ये ड्रॉ कर लेना, अगर किसी को लग रहा है सर क्या ताला चाबी कर रहे हो आप, तो बेटा एंजाइम्स जो होते हैं ना, कैटलिस्ट और एंजाइम में एक फर्क बस इतना होता है, कैटलिस्ट बड़े छोटे छोटे होते हैं, Fe कैटलिस्ट है ना, MnO2 है कैटलिस्ट है, मतलब छोटे छोटे होते हैं। अब एंजाइम्स जो होते हैं ना, ये कोई एक आधे मॉलिक्यूल नहीं होते बेटा, दे आर अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, इसमें बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर इनके फॉर्मूले बनाने लगो तो ऐसा हो जाएगा C120H कुछ, मतलब बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं, इनके मोलर मासेस तो कई बार लाखों में चले जाते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े होते हैं एंजाइम्स, तो इनके स्ट्रक्चर हम ड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं तुम्हें ऐसे इन एंजाइम का स्ट्रक्चर नहीं बना सकता कि रियल में ये इन्वर्टेज है या रियल में ये जाइमेज है। मिटा दूं क्या? यस सर। Yes, No. sir. अरे सॉरी बेटा, थोड़ा सा कर लेना है। अब देखो एक काम, एक चीज समझो, मैं यहाँ पे रोल ऑफ इनहिबिटर्स भी बता रहा हूँ, रोल ऑफ इनहिबिटर्स, इनहिबिटर कैसे काम करता है ना, मान लो ये एक एंजाइम है, ठीक है, और यहाँ पे ये सॉरी ये एक सबस्ट्रेट है, और इस सबस्ट्रेट पे एक क्या आने वाला है, एंजाइम आने वाला है ना, और इस ये जहां पे आके जुड़ता है इसको कहते हैं एक्टिव साइट, क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट, जहां पे ये जुड़ता है आके ना, तो यहाँ पे ये एक एंजाइम आ रहा है, पीछे से डाल दिया हमने एक इनहिबिटर, है ना, मान लो ये एक इनहिबिटर, शेप थोड़ी अलग ले लेते हैं, मान लो ये एक इनहिबिटर, ये आ रहा था इसके पास, लेकिन ये एंजाइम पहुंचा नहीं है कि उससे पहले ये सबस्ट्रेट के पास ये इनहिबिटर जाके चिपक गया ऊपर के तरफ से,
और जैसे ये इनहिबिटर ऊपर चिपका, इसने क्या किया, इसकी साइज, इसकी जो एक्टिव साइट थी, इनहिबिटर ने इसकी एक्टिव साइट को ही चेंज कर दिया, एक्टिव साइट चेंज। यानी ये जो इनहिबिटर आ रहा था, ये जो इनहिबिटर यहां से आ रहा था, अब ये इनहिबिटर यहां पहुंचा जब तक कि इसकी क्या हो गई, साइज बदल गई। अब ये चाबी इस ताले में थोड़ी लग पाएगी, तो ऐसे में प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो अल्टीमेटली इनहिबिटर का रोल समझ में आया या नहीं आया भाई? अगर कल को ये स्टेटमेंट तुम्हें दे दे भाई, व्हाट इज इनहिबिटर्स व्हिच डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, ठीक है साहब। अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि इनहिबिटर्स आर दोज व्हिच इनएक्टिवेट या डीएक्टिवेट द एक्टिव साइट्स ऑफ सबस्ट्रेट, तो क्या ये स्टेटमेंट गलत है या सही है? सही है। सही है सर। Inhibitors change the shape of active site of substrate। तो ये अल्टीमेटली मैकेनिज्म हो गया है, कैसे एक एंजाइम ये मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं और कैसे कोई इनहिबिटर इनको रोक देता है, ये मैकेनिज्म है पूरा। इसको सिर्फ समझ के साइड में रख दो, बिकॉज ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं, जब बोर्ड में है नहीं तो लिख के कौन सा हमें राइटिंग कंपटीशन में जाना है। लिख लिया, बाकी है? चलो मिटा रहा हूं। चलो यहां से देख लो फटाफट, मैकेनिज्म क्या बता रहा है। ये मैकेनिज्म देखो, ये एक सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट के पास एक एंजाइम आया, एंजाइम उससे लगा और प्रोडक्ट बना लिया, यानी कि लॉक एंड की मैकेनिज्म हो गया। बेटा नहीं आ रहा तो बोलो मुझे यार। आ रहा है सर। आ रहा है सर। तो ये हमारे पास लॉक एंड की इसका मैकेनिज्म हो गया। नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, किसके, कैटालिसिस के, इन सब के है ना, इंडस्ट्रियल कैटालिटिक के हैं, एंजाइम्स के नहीं है। तो ये दो तीन देख लेना। ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस, जैसे हेबर प्रोसेस क्या होता है, अमोनिया बनाना। ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस क्या होता है, नाइट्रिक एसिड बनाना, जो कि तुम्हें इस चैप्टर में पढ़ने का नहीं है, जस्ट देख लो। बाकी ये सब पी ब्लॉक में आएगा मेन डिटेल में। ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस क्या है, नाइट्रिक एसिड को बनाने का, है ना। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का मेथड होता है। तो जस्ट एक बार देख लेना कौन कौन से एंजाइम है, उससे काम चल जाएगा बस। तो ये लॉक एंड की मैकेनिज्म समझ आ गया, एक रीडिंग मार लेना, तुम्हारा काम बन गया। हाँ जी, चलो एक लास्ट ईयर का कोई आया हुआ सवाल देखते हैं। चलो जी पहला सवाल देखेंगे, ऊपर वाला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस का मतलब जिसमें रिएक्टेंट की और कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट अलग हो। हेबर्ट्स प्रोसेस। नहीं हो बेटा, नॉट एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन देखो, एक एक करके बात करते हैं, अगर नहीं ध्यान आ रहा है। ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस देख लो, अभी यहाँ पे आई थी फिगर, ये रहा ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस। इसमें कैटालिस्ट क्या है, प्लेटिनम एस्बेस्टोस, यानी एक तरीके से प्लेटिनम, प्लेटिनम के ऊपर अगर ये मान लो चूना चिपका, चूना नहीं वो सीमेंट होती है ना, प्लेटिनम की रॉड पे चारों तरफ सीमेंट लगा दो तो उसे प्लेटिनम एस्बेस्टोस बोलते हैं। तो प्लेटिनम मतलब सॉलिड हो गया ना। अब देखो, तो बताओ ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस में
सॉलिड है या नहीं है? तो ऑस्टवर्ल्ड क्या हो गया? ऐसे लो ना यार भाई, combustion of coal बिल्कुल arms. भाई। Yes, ऑस्टवर्ल्ड sir. ऑस्टवर्ल्ड ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस में प्लेटिनम है, हाइड्रोजिनेशन में भी प्लेटिनम है, और हेबर प्रोसेस में आयरन है। तो कौन सा बच गया? कंबशन। कंबशन इज नॉट एन हेट्रोजीनियस प्रोसेस। Yes, sir. चलो खत्म। पहले का आंसर क्या हो गया? बी। दूसरा, मैच द, पहले का बी, मैच द कैटलिस्ट TiCl4। TiCl4 बेटा ये जिंगुलर नाटा कैटलिस्ट होता है, ये पॉलीमराइजेशन में पढ़ा होगा तुमने, ठीक है। और Yes. PDCl2 वेकर प्रोसेस में आता है ना, ये डी ब्लॉक में पढ़ोगे। कॉपर क्लोराइड CuCl2 डेकॉन प्रोसेस होता है, ये भी डी ब्लॉक में आएगा। V2O5 कॉन्टेक्ट प्रोसेस होता है, ये वैसे तो पता होगा, नहीं पता होगा तो पी ब्लॉक में आएगा। अल्टीमेटली ये क्वेश्चन इस वाले चैप्टर का ही नहीं बनता, ये तो तुम्हें PDF पी ब्लॉक डी ब्लॉक में आ जाएगा। तो TiCl4, चलो V2O5 तो सबको पता है, V2O5 Yes, sir. Common है Yes, वो. sir. Yes. और एक ही ऑप्शन है शायद जिसमें V2O5 के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस दिया हुआ है। चलो लास्ट, ये इस चैप्टर का लास्ट देखो। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम। एंजाइम के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है? एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट कैन नॉट बी पॉइजन। इनमें पॉइजन नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब इनकी एफिशिएंसी को कम नहीं किया जा सकता। क्या सही है गलत है? गलत है। गलत है सर. बहुत सही, पहली स्टेटमेंट रॉन्ग। दूसरी, एंजाइम्स आर नॉर्मली हेट्रोजीनियस कैटालिसिस दैट आर वेरी स्पेसिफिक। हेट्रोजीनियस है मतलब फिजिकल स्टेट सेम नहीं होती, ये गलत बात है बेटा ना। एंजाइम किसी भी स्टेट में हो Yes, सकता है, sir. होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकता है। तीसरा, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट दैट कैन नॉर्मली फंक्शन एट वेरी हाई टेम्परेचर। क्या एंजाइम हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं सिर्फ? No, sir. No, sir. नॉर्मली इनकी रेंज बेटा ऐसे मान लो 290 to 310, यही इनकी रेंज होती है। एंजाइम इसी रेंज में काम करते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो आंसर तो डी हो गया, बट पढ़ भी लो। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट पोजेस वेल डिफाइंड एक्टिव साइट। ओके, मतलब कि ये सबस्ट्रेट की वेल डिफाइंड एक्टिव साइट पे अटैक करते हैं, मतलब एंजाइम की एक्टिव साइट है। ओके, एंजाइम है जिसके अंदर भी एक्टिव साइट होती है, तो ये सही स्टेटमेंट है। मैं वैसे भी 3 गलत है तो चौथा ही सही होगा। क्या है हमारा? बी, डी और डी। देख लेंगे आंसर एक बार। 24, 25, 26, बी डी डी। ठीक, कोई डाउट किसी को? No, No, sir. sir. No, sir. एक बार जरूर करना बेटा, कैटालिसिस को रीड जरूर कर लेना, ठीक है। और इसके ये 3 क्वेश्चंस फिर भी सब लोग लिखोगे, है ना। सिर्फ ये 3 क्वेश्चन होमवर्क है आज का, 5.4, 5.5 और 5.6। ये तीनों क्वेश्चंस होमवर्क है, सभी को ये लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद कॉलॉइडल सॉल्यूशंस, ठीक Okay, है। sir. चलो आज के लिए इतना ही है, फिर बाद में देखते हैं। चलो बाय बेटा।